मेट्रो टीवीर स्वतंत्र साक्षात्कार कन्हैया कुमार जेएनयूर पूर्वतन अध्यक्ष तथा वामपंथी नेता कन्हैया कुमार वामदल को छाड़ी जातीय कांग्रेस दल में जोग देइछन्ते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित दलर सदस्य पद ग्रहण करने पर एक सांबादिक सम्मेलन में कांग्रेस में जोग देबाकु नै कन्हैया निज मत स्पष्ट करिसेंते। देश को बंचाइबाकु हेले कांग्रेस को बंचाइबाकु हेबो बोली से एही अवसर में कहिसेंते। मेट्रो टीवी ओडिया पक्षरु गत किछि दिन पूर्वे कन्हैया साक्षात्कार निया जायथिला। देखंतु मेट्रो टीवी रिपोर्टर निशांत राय सहित कन्हैया कुमार को स्वतंत्र साक्षात्कार। जेएनयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार इस समय हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? क्या वो आज़ादी जो कश्मीर की आप मांग करते हैं, क्या वो मायने बलूचिस्तान के लिए भी वही हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। और आपका जो सवाल है कि मेरे लिए आज़ादी का क्या मतलब है, तो पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी आज़ादी का मतलब देश से आज़ादी नहीं है, देश में आज़ादी है। देश में किन चीज़ों से हम आज़ादी चाहते हैं? हम आज़ादी चाहते हैं जिन समस्याओं से हमारा देश गुजर रहा है, जैसे भुखमरी की समस्या हो, गैर बराबरी की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, हमारे मेहनत की लूट की समस्या हो, इन समस्याओं से हम आज़ादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह देश अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से आज़ाद हो। और जहाँ तक कश्मीर की आज़ादी और बलूचिस्तान की आज़ादी का मसला है, मैं किसी भी तरीके से किसी भी देश को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। और हमारी आज़ादी का मतलब ये कतई नहीं है कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जाए। कुछ आदिवासियों ने व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और वो खुद को वामपंथी विचारधारा से प्रेरित बताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नक्सलवादी व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक जरिया है? देखिए, दावा करने से कुछ होता नहीं है। हिटलर की पार्टी में भी समाजवादी शब्द लिखा हुआ था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिटलर समाजवादी था। तात्पर्य कहने का यह है कि दावा करने से कोई वामपंथी नहीं हो जाता है। जो लोग हथियार उठा करके लोगों को मार रहे हैं, हमको लगता है कि ये रास्ता इस देश के लिए सही नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है, और जब हम कहते हैं कि इस देश की 80% से ज़्यादा आबादी आज तमाम तरीके की समस्याओं से गुजर रही है, वो दलित है, पिछड़ी है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, महिला है, गरीब है, किसान है और मजदूर है, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में और अलग तरह के व्यवसायों में काम करने वाली जनता है, तो उस जनता को लोकतंत्र के मंच पे एकजुट करना चाहिए और लोकतंत्र के रास्ते से समाज को बदलने की कोशिश करना चाहिए। हथियार उठाना कोई रास्ता नहीं है। आपकी सोच और आपके जज्बे ने आपको एक नई पहचान दी है। आपने तरह तरह के बदलाव की बात कही है। आप बिहार से आते हैं, जो कि खुद एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर आप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी निशाना साधते हैं। वो गुजरात से आते हैं और गुजरात मॉडल को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है, खासकर विकास को लेकर। तो आपको नहीं लगता है कि एक बार ही सही बिहार में गुजरात मॉडल को लागू किया जाना चाहिए? देखिए, यही मैं कहा कि शब्द कहने के मायने और उसके पीछे का उद्देश्य, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात तो ये है कि मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का मतलब विरोधी नहीं हूँ और किसी व्यक्ति से हमारी कोई खास दुश्मनी नहीं है। अभी अगर आप प्रमाण की बात करेंगे तो अगर मेरे पुराने फेसबुक पोस्ट को लोग देखें तो उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी, हम उसको भी क्रिटिसाइज करते थे, उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके चलते। आज बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो बतौर प्रधानमंत्री जो है उनकी आलोचना करते हैं, उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। एक बात। दूसरी बात रही गुजरात मॉडल की, तो फिर इसमें दो तरीके का मैसेज जो है लोग अपने तरीके से रिसीव करते हैं। एक इंसान के लिए गुजरात मॉडल का मतलब अच्छी सड़क और अच्छी बिजली हो सकती है, लेकिन जो एक कट्टरवादी इंसान है उसके लिए गुजरात मॉडल का मतलब अल्पसंख्यकों को मारकर उसका धन और दौलत हड़प लेना होता है। अगर आप विकास के रूप में गुजरात मॉडल की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे ये मॉडल होना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के द्वारा मार देना चाहिए तो ये मॉडल कहीं नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन विकास का भी जहाँ तक सवाल है, अभी मैं गुजरात गया था और सौराष्ट्र के इलाकों में घूमा था। गुजरात में भी एक जगह आपको बहुत विकास दिखेगा और दूसरी तरफ हालत बहुत खराब है। मैं ऊना गया था, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, लोगों की हालत वैसी ही है जैसे बिहार के बहुसंख्यक इलाकों में है। तो हमको लगता है कि महज नारों से और ये जो सपने दिखाए जाते हैं विज्ञापनों के माध्यम से, उससे देश नहीं बदलेगा। बुनियादी तौर पे जमीन पर
ठोस काम करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत इस मुल्क की ये है कि जिन मुद्दों पे लोग चुनाव जीत करके आते हैं, चुनाव जीतते ही उन मुद्दों को भुला देते हैं और किसी और मुद्दे पे राजनीति करने लगते हैं। ये दुखद है, इससे बचने की जरूरत है। ये मानवता के लिए एक खतरनाक मॉडल है, ये मॉडल कहीं नहीं लागू होना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि आप ऊना गए थे, वहाँ पे आपने एक दलितों की सभा को भी संबोधित किया था बड़े स्तर पे। हमेशा से आप अपने बयानों में दलितों के हितैषी के रूप में नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज़ादी के बाद से इस तबके को दबाया गया है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, सरकार को या स्वर्ण समाज को? देखिए, दलितों की जब हम बात करेंगे तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाए, दलित कोई जाति नहीं है। दलित वर्ग व्यवस्था के अंदर या दलित पहचान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको शामिल किया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महिलाओं को भी दलित मानते हैं। तात्पर्य यह है कि समाज का वो तमाम हिस्सा और तबका जो हजारों साल से वंचित रहा है, जिसको महरूम करके रखा गया है उनकी चीज़ों से, उनके अधिकारों से, उनके सम्मान से, वो सारे लोग दलित हैं। और जहाँ तक उनके पिछड़ेपन की बात है तो ये आज़ादी के बाद और या आज़ादी से पहले की बात नहीं है। जब से समाज के अंदर गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था कायम हुई है, जब से इस समाज के अंदर एक ऐसा तबका पैदा हुआ है जो कमाता नहीं है, जो लूटता है, जो जूता पैदा करते हैं उनको जूता नहीं मिलता, वो किसी और के लिए जूता बनाते हैं, तो किसी और की मेहनत को जो लूटने वाला तबका है ये उसके लिए जिम्मेवार है। और उस तरह की व्यवस्था में, उस तरह की मनुवादी व्यवस्था में जो लोग भी भरोसा करते हैं, चाहे वो सवर्ण हो या अवर्ण हो, वो इस समाज के अंदर भेदभाव के लिए जिम्मेवार हैं। आपने कहा कि दलित कोई एक जाति नहीं है, जिस समाज को दबाया जा रहा है, जिस तबके को दबाया जा रहा है वो दलित है, लेकिन फिर आरक्षण को लेकर आप कहते हैं कि एक विशेष जाति को ये हक मिलना चाहिए। देखिए, हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था पर एक बहुत ही कंफ्यूजन फैलाया गया है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आधार पे आरक्षण दिए जाते हैं। अब आज के समय में जो संवैधानिक आरक्षण है उस पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन जो वैदिक आरक्षण है उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। हम कहते हैं कि मंदिर का पुजारी एक अछूत व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता, मंदिर का पुजारी एक महिला क्यों नहीं हो सकती। ये जो वैदिक आरक्षण है उस पर कभी बात नहीं होती। हमारा सवाल इस तरह की व्यवस्था पे है। जब अगर आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो आरक्षण का विरोध आप किस आधार पे कर रहे हैं? आप इसी आधार पे कर रहे हैं कि इससे समाज में गैर बराबरी फैलती है। हम कहते हैं कि समाज में गैर बराबरी आज नहीं फैली है, उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है। अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको समझना चाहते हैं तो भारत में आरक्षण के लिए दो बुनियादी शर्त निश्चित की गई है। एक है सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन। उसमें आर्थिक पिछड़ेपन की चर्चा नहीं है। अगर उसमें हम परिवर्तन करके एक नए प्रतिरूप में स्थापित करना चाहते हैं या उद्देश्य है, इस पे बहस हो सकती है, इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन हमारा सवाल है कि जो तय था वही आज तक नहीं मिला। तो पहले हम जो तय किए हैं उसको स्थापित कर लें। और आरक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी का हक छीन करके किसी को दे देना। एक बड़ी लाइन के सामने एक और बड़ी लाइन खींचना और समाज के अंदर बराबरी को स्थापित करना। मसलन समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिनको हजारों साल पीछे धकेल दिया गया, अगर उनको हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं। आपने कहा कि आरक्षण पर एक और बहस की जा सकती है। क्या आप मोहन भागवत के उस बयान से सहमत हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए? देखिए, दो बात होती है। जब हम समीक्षा बोलते हैं तो एक समीक्षा होती है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, दूसरी समीक्षा होती है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। मोहन भागवत जी के समीक्षा का उद्देश्य चीज़ों को ख़त्म करने का है, इसीलिए हम उस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी आप देखिए कि बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों में जो डोमिनेंट कास्ट है उसके द्वारा आरक्षण की मांग की जा रही है। मांग करना एक बात है, लेकिन उस मांग के अंतर्गत ही जोर शोर से ये आवाज़ उठ रही है कि आरक्षण को ही ख़त्म कर देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए। वो अमेंडमेंट उस अगर कानून को स्ट्रांग करने के लिए हो तो समझ में आता है, लेकिन वो अमेंडमेंट उस कानून को कमजोर करने के लिए है। तो शब्द एक ही, लेकिन उसके उद्देश्य अगर अलग अलग हैं तो उस उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। जिस पार्टी का उद्देश्य ही एक हिंदूवादी देश बनाने का है, मतलब वो कभी भी जाति आधारित ऊंच नीच को गलत नहीं मानता है। वो मनुस्मृति में जो बातें कही गई हैं, जो ऊंच नीच को सही साबित किया गया है, उसको वो न्यायोचित ठहराते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए हम मोहन भागवत जी के किसी भी बयान से सहमत नहीं हो सकते।
अभी हाल की घटना से एक सवाल उठाते हैं। आप नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान को लगातार उसके बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन अभी हाल में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन किया है और जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को मारा है, उनके लॉन्चिंग पैडों को उड़ाया है। तो क्या नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो 56 इंची सीना है वो कहीं ना कहीं अब दिखा रहे हैं लोगों को? देखिए, देश अगर रूपकों में फंस जाएगा तो उससे देश का भला नहीं होगा। 56 इंच का सीना एक चुनावी रूपक था, लेकिन उस सीने को आज लोग जबरदस्ती सही साबित करने पे तुले हुए। मैं उस पे 2 सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। पहला, जो टीवी एंकर माइक लेकर के अपनी सारी एनर्जी पानी पी पी करके खर्च कर देना चाहते हैं प्राइम टाइम पे, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो कितनी बार फौज में गए और वो कितनी बार जहमत उठाए, या उनके परिवार के कोई सदस्य फौज में जाकर के मरे हैं या लड़े हैं। दूसरी बात, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होती है, लेकिन उस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को गोपनीय रखा जाता है। कौन नहीं जानता कि रॉ किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी करती है, लेकिन क्या कभी भी उस पर प्राइम टाइम पे बहस होती है? हमारी विदेश नीतियों को लेकर के क्या कूटनीतिक पोजीशन सरकार ले रही है, उस पर कभी बहस होती है? इस देश में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, लेकिन इतना बड़ा ढोल पहली बार पीटा गया है। जान सैनिक दे दें, कीमत सैनिक को चुकाना पड़े, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा लेने से लोग चूकते नहीं हैं। हम नहीं कहते कि हमारे जवान जो मारे गए हैं उसका बदला नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बदला लेना चाहिए, और उनके जो बच्चे हैं उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। उनकी जो बेवाएं हैं उनको नौकरी देना चाहिए, उनका जो परिवार है उसका रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, उसके लिए नए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सच्ची लड़ाई है और ये सही लड़ाई है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये युद्ध की स्थिति जो बनाई जा रही है, ये खतरनाक है। युद्ध लड़ना ही है तो मैं प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत हूँ कि हमें गरीबी और बेकारी से युद्ध लड़ना होगा, समाज के अंदर जो असमानता है उससे युद्ध लड़ना होगा। एक एंकर को रिपोर्टर से ज्यादा पैसा क्यों मिलता है? चेहरे देख करके वेतन के ये अंतर क्यों किए जाते हैं? वहाँ पे योग्यता को आधार क्यों नहीं बनाया जाता है? टाई लगा करके लोग जाकर के कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में काम करते हैं, लेकिन उनको 16-16 घंटा काम करा करके उनको पूरा वेतनमान क्यों नहीं दिया जाता है? इन असमानताओं पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो देश नहीं बदलेगा। देश नारों से नहीं, काम करने से बदलता है। आपने बिल्कुल कहा, देश नारों से नहीं लेकिन काम करने से बनता है। आपने भी जेएनयू में बहुत अच्छे बयान दिए हैं, देश में परिवर्तन की बहुत बड़ी बातें की हैं, लेकिन आप जिस राज्य बिहार से आते हैं, आपने कभी वहां क्यों नहीं सुझाव दिया कि बिहार को और कैसे बेहतर किया जा सकता है? पहली बात तो यह है साहब कि इस तरीके से अगर हम अपने आप को सिमेट लेंगे तो पता नहीं सिमेटते सिमेटते खुद में सिमट जाएंगे। मैं बिहार से ही क्यों आता हूँ? मैं बेगूसराय से आता हूँ। मैं बेगूसराय से ही क्यों आता हूँ? मैं बीहट से आता हूँ। मैं बीहट से ही क्यों आता हूँ? वहाँ के एक मोहल्ला मसनदपुर से आता हूँ। मसनदपुर से ही क्यों आता हूँ? अपने परिवार से आता हूँ। अपने परिवार से ही क्यों आता हूँ? अपने बाप माँ से आता हूँ। अपने बाप माँ से क्यों आता हूँ? खुद से आता हूँ। देखिए, समेटने की जरूरत नहीं है, खुद को विशाल करने की जरूरत है। इसीलिए भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। अगर आप अपने आप को सूक्ष्म से विराट की ओर ले जाते हैं तो आज मैं जेएनयू में हूँ, और जेएनयू के लोगों ने हमको अपना प्यार दिया, और उस प्यार और विश्वास के बदौलत ही अपना अध्यक्ष बनाया, और बतौर अध्यक्ष हमने वो सारे काम करने की कोशिश की, ईमानदार कोशिश, जिसका वादा हम चुनाव में किए थे। कुछ चीजें पूरी हो पाई, कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाई। आप संविधान और लोकतंत्र की बातें करते हैं जो आपने हाल में ही की, लेकिन आप उसी संविधान, उसी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का मजाक भी लगातार बनाते रहते हैं, तो ये आपको लगता नहीं है कि ये उचित नहीं है? देखिए, मजाक तो हम गरीबों की जिंदगी है। इस देश के अंदर जो मुफलिस लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो मजाक है। गाली तो हम हैं। कोई भी गंदा सा इंसान जो मेहनत मजदूरी करता हो उसको बिहारी कह करके दिल्ली में लोग गाली दे देते हैं, तो हम किसी का क्या मजाक उड़ाएंगे? हमारी जिंदगी मजाक बनी हुई है। जहां तक सरकार की आलोचना का सवाल है, यही संविधान और यही लोकतंत्र हमको हक देता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के पद से हट चुके हैं, आपकी पीएचडी भी लगभग कंप्लीट होने वाली है, तो भविष्य में कन्हैया क्या देखते हैं और क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, अभी मैं अपना किताब लिख करके आ रहा हूँ बिहार से तिहाड़ तक। उसमें आखिर में हमने यही बात कही है कि जीवन के हर मोड़ पर मेरे आसपास खड़े लोग हमसे सवाल पूछते थे कि आगे क्या करोगे, और मुझे हर वक्त लगता है जब मैं अपने जीवन को पलट कर देखता हूँ कि जो मैं कहता था वो होता नहीं था।
जीवन में परिस्थितियां आती गई और उन परिस्थितियों के सामने एक इंसान को जैसे मुकाबला करना चाहिए, मैं मुकाबला करता चला गया। आगे भी जो जीवन की परिस्थिति होगी उसे मुकाबला करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेएनयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। कैमरामैन जॉन के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। Thinking about securing your house, bank, hotel, institution, event or industry? Don't worry, the Blue Edge Security is with you. We provide trained security guards, unarmed security officers, bouncer, gunman, ex-serviceman security guard, etc. Contact today for more details.